सियासत में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। हलचल मचने की वजह यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये बात साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि एनडीए से सुबह सपा का गठबंधन हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, एनडीए परिवार में सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का स्वागत है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, लगभग 1 घंटे की उनका मुलाकात था। उस मुलाकात से ये कयास लगाया जा रहा था कि 1 से 2 दिन में एनडीए से सुबह सपा के गठबंधन का परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये गठबंधन हुआ, जिस तरह से अमित शाह ने ट्वीट किया, इससे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जोर का झटका किसको लगा है तो इससे सपा को जोर का झटका लगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो खासतौर पर सपा और भाजपा में हमेशा टक्कर चलता रहता है। और अगर सपा वालों की बात की जाए तो सपा एमएलए पद से दारा सिंह चौहान ने भी बीते दिनों एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा में फिर से उन्होंने अपने कदमों को वापस करके शामिल कर लिया है। और इस बात का सबसे ज़्यादा जोर का झटका सपा को लग रहा है। सपा द्वारा ये कहा जा रहा है, सपा के एक प्रवक्ता ने ये बात कहा है कि भाजपा को कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने दारा सिंह चौहान को अपने पास वापस बुला लिया। इस बात से सपा को बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा। जिस तरह से दारा सिंह ने इस्तीफा दिया, जिस तरह से एनडीए से गठबंधन सुबह सपा का हो गया, इससे सपा को कितना नुकसान होता है ये देखने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। ये करहल चौराहे पर ये प्रतिमा लगाई गई है, जो कि अभी तक मैनपुरी जनपद का ये करहल चौराहा नाम से ये चौराहा जाना जाता था, जो अब महाराणा प्रताप चौराहा के नाम से ये जाना जाएगा। और मैनपुरी में जब प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो वहां पर काफ़ी उत्साह देखने मिला। कई भाजपा नेता वहां पर मौजूद रहे और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आम जनमानस भी वहां पर मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं ये मैनपुरी जनपद की एक खुशी की लहर है, जहां पर देखा गया कि इस चौराहे का जो नाम बदल दिया गया और महाराणा प्रताप चौक रखा गया है। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस संबंध में लोगों से, पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मैनपुरी जनपद के 14 ऐसे तिराहे और चौराहे हैं जहां पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। जो चौराहे अभी तक गुमनाम से ये जो चौराहे हुआ करते थे, अब ये महापुरुषों के नाम से ये चौराहे जाने जाएंगे। हालांकि अगर माना जाए तो वहीं बीजेपी 2024 की भी फुल तैयारी में है, जहां पर उन्होंने ठाकुर जयवीर सिंह ने बताया और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और वहीं बीजेपी को एक ये तोहफा देंगे कि सभी का जो मंत्री हैं बीजेपी के और कार्यकर्ता हैं, उन पर सभी पर ये प्रयास में लगे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी को दी जाएं और 2024 में मोदी सरकार फिर से बन सके। जो लगातार जो चौराहे हैं उन पर ये प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। इससे पहले ग्वालियर के राजा माधवराव सिंधिया की एक प्रतिमा लगाई गई है, जो शुकाबाद चौराहा हुआ करता था। तो वहाँ पर अब ये माधवराव सिंधिया चौराहा उसका नाम रखा गया है, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके हैं। जब एक प्लेन क्रैश भैंसरौली में हुआ था तो उसमें माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उन्हीं के नाम से उस चौराहे का नाम माधवराव सिंधिया रखा गया। हालांकि भोगांव जो मैनपुरी जनपद का कस्बा है, तो उसका नाम भोगांव का नाम माधवराव सिंधिया रखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर उनकी विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। हालांकि वो संभव नहीं हो सका, तो उसके बाद में जो मैनपुरी जनपद का शुकाबाद चौराहा है उसका नाम माधवराव सिंधिया रखी गई और मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण किया था। उसके बाद में अब मैनपुरी जनपद में जो तिराहे चौराहे हैं उनका नाम बदलना चालू हो गया है, जो प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जहाँ पर जो काफ़ी जाति और धर्म के लोग भारत में रहते, तो ये मैनपुरी की बात करें, सभी जातियों के लोग रहते, तो सभी जातियों को अपनी ओर आकर्षक करने के लिए और 2024 की तैयारी को लेकर जो सभी धर्मों से जो महापुरुष हुए हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। सभी धर्मों के लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें मैनपुरी जनपद के जेल चौराहे की, तो वहाँ पर लोधी अवंती बाई का वहाँ पर प्रतिमा लगाई जा रही है, जो कि लोधी समाज से उन्होंने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो कहीं ना कहीं लोधी समाज जो है, अभी 2 भागों में जो डिवाइड होता था चुनाव में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, अब कहीं ना कहीं ये प्रतिमा लगने से जो उनकी जाति के ये महापुरुष महिला जो हुई थी और उन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे और भारत के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, तो अब कहीं ना कहीं जो लोधी समाज है वो भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता नजर आ रहा है कि लोधी समाज में अगर देखा जाए तो मैनपुरी जनपद में जो लोधी समाज है उसका सबसे अधिक वोट है। तो कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाला है। और इस संबंध में जब पत्रकारों से बात की ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री ने, तो उन्होंने बताया कि जो अब 80 की 80 सीटें वो जीत कर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनेगी 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें उनको जीत कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सर्व समाज को और सभी धर्मों को मिलकर जोड़ के एकजुट होकर वोट लेने का बीजेपी का ये पूरा तरीका है जो ये उन्होंने अपनाया है, किस तरीके से ये बड़ी जीत दर्ज की जाए। और मैनपुरी जनपद में जो अभी तक वोट कटता था वो ना कट सके और बीजेपी का एक मुक्त रहे। और जो संसदीय जो सीट है जो सपा के पास है वो उससे कैसे छीनी जाए और वहाँ पर जीत दर्ज की जाए, जो कि मैनपुरी में अगर कहा जाए तो भाजपा अब तक एक भी बार वहाँ पर संसदीय सीट नहीं जीत पाई है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद ने भी जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कदम बढ़ाया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मैनपुरी जनपद में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 2 साइंस की लैबों का निर्माण किया, जो करीमगंज और जमथरी में ये हैं। जो दोनों ही ये अगर बात करें सुल्तानगंज ब्लॉक में है, जहाँ पर ये दोनों लैबें खोली, जो कंपोजिट विद्यालय हैं उनमें ये लैबें स्टार्ट की हैं, जहाँ पर 6 साल से लेकर 8 साल के बच्चे यहाँ पर साइंस के बारे में जानकारी ले सकेंगे। वहीं लैब के अंदर जब प्राइम न्यूज़ की टीम पहुँची और वहाँ पर पूरा जायजा लिया, देखा क्या सुविधाएं हैं लैब के अंदर, तो लैब के अंदर काफ़ी सुविधाएं देखी गई। जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां वो छात्राओं को दी जा रही थी। वहीं मानव कंकाल भी था, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही थी। जो मानव कंकाल वहाँ पर रखा हुआ था उसके बारे में जो शिक्षक थे उनको विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब जो छोटे छात्र छात्राएँ हैं जो अभी तक उनको जानकारी नहीं हुआ करती थी, अब लैब होने से वो वहाँ पर सीख रहे और छोटी उम्र से ही उनके अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों में रुचि बढ़ाने के लिए इन लैबों का निर्माण किया गया। और मैनपुरी जनपद की अगर बात करें तो एक भी साइंस की लैब नहीं हुआ करती थी जहां पर अंतरिक्ष और मानव कंकाल के बारे में जानकारी दी जाए। और वहीं आगरा मंडल में एकमात्र लैब हुआ करती थी, अब ये दूसरी ये लैब है जो ये जमथरी और करीमगंज में ये स्टार्ट की गई हैं। तो यहाँ पर जो छात्र छात्राएं काफ़ी सीख रहे हैं, जो इनके परिवार के हैं उनमें काफ़ी उत्साह है कि उनके बच्चे भी अब साइंटिस्ट बन सकेंगे और मैनपुरी की सरजमी से साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करेंगे और देश के लिए नई मिसाइलें, नए जो हथियार हैं उनका निर्माण कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैनपुरी को अग्रणी स्थान उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया और केंद्र सरकार के सहयोग से ये संभव हो सका है। तो मैनपुरी में जब वहाँ जाके जो छात्र छात्राएँ हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया है और वो बहुत मेहनत और लगन से उन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो मैनपुरी कहीं ना कहीं ये मैनपुरी के लिए बहुत खुशी की बात है जो कि 2 लैबों का निर्माण किया गया है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी। लखनऊ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक इस कदर लगती है कि अगल बगल के इलाके वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उन्हें आने जाने में समस्या होती है। अब बात की जाए लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस की, तो काफ़ी लंबे अरसे से लखनऊ ट्रैफिक पुलिस इस मिशन में थी कि कब यहाँ से ट्रैफिक से निजात पाया जाए। कई बार मना करने पे, कई बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी नो पार्किंग जोन में लोग अपने वाहन को खड़ा कर रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। वो अलग ये होने वाला है कि लखनऊ पुलिस 1 हफ्ते का अभियान चलाने वाली है। अभियान ये है कि नो पार्किंग जोन में यदि कोई अपनी गाड़ी खड़ा करता है तो उसको पुलिस अनाउंसमेंट करके मना पहले करेगी। बैनर्स और पंपलेट भी उस इलाके में लगाए हुए रहेंगे जहाँ पे लोगों की निगाहें पड़े और लोग उसको देखकर अपने वाहन को वहाँ खड़ा ना करें। 1 हफ्ते तक ये अभियान चलाया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। यदि 1 हफ्ते बाद अगर कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, उस जगह पर अपनी वाहन को खड़ा करता है, तो लखनऊ में क्रेन के द्वारा, क्रेन एक ऐसी मशीन है जिसमें कई कैमरे लगे हुए हैं, जो कैमरे लोगों की गाड़ियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कब कहाँ कौन कैसे जा रहा है, आ रहा है। उस क्रेन से लोगों के गाड़ियों को वहाँ से उठा लिए जाएंगे, फिर जुर्माना देने पे ही उनको उनके गाड़ी को वापस करना पड़ेगा। ये लखनऊ पुलिस द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से चारों तरफ से वाहन जा रहे आ रहे हैं और हमारे पीछे पुलिस चौकी भी आपको नजर आ रही है। तो ये है लखनऊ पुलिस का अभियान जागरूकता का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी।
हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद औरैया में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि औरैया में कितने पर खतरे के निशान पर पानी पहुंच जाता है। यदि औरैया की बात कर दें तो औरैया में पिछली बार 105 मीटर जल स्तर पहुंचने पर कुछ गांवों में पानी पहुंचने लगा था। तो वहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां जोर से शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बताएंगे कल बाढ़ को लेकर के जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश ने एक बैठक की, चौपाल लगाई। चौपाल में ग्रामीणों से मिलकर के बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याओं को जाना और उनसे यह भी समझा कि किस तरीके से उनको मदद मुहैया कराई जा सकती है। इसके साथ ही लोगों से जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश ने कहा कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिससे मैं जनपद के अधिकारी भी जोड़ें। यदि बाढ़ की स्थिति कोई आती है, आपको मदद की आवश्यकता होती है, तो अधिकारियों तक आपकी बात को सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे औरैया में बाढ़ चौकियों की, तो तकरीबन औरैया में 1 दर्जन के करीब बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं देखा जाता है कि जब भी यमुना का जल स्तर औरैया जनपद में बढ़ता है तो तकरीबन 20 गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए है। वहीं एक लापरवाही भी देखने को आई। इस समय में औरैया की यमुना नदी पुल पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है, ग्रामीण अंचल के लोग, जो आसपास के गाँव के लोग हैं, वो मछली को पकड़ रहे हैं। जिला प्रशासन इससे बेसुध है, कहीं कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। यूपी के जौनपुर में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर के जलालपुर में उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी जलमग्न हो गया है। वहीं जिस तरीके से आपको बता दें, किसानों के खेतों में भी पानी का जल मग्न हो गया। तो कहीं न कहीं जो धान की खेती थी, लोगों को एक तरफ जहां किसानों को राहत की बात तो है, लेकिन जिस तरीके से पानी की बहाव की व्यवस्था न होने के कारण से, चाहे हॉस्पिटल की बात कर लें और चाहे सड़कों की बात कर लें, तमाम चीजों की बात कर लें, लगातार पानी का जलमग्न सड़कों पे जलमग्न हो गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर जलालपुर की बात करें तो जलालपुर के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी के जल जमाव हो जाने के कारण से जो मरीज हैं और जो वहां से साथ में आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाज के लिए दूर दराज से पहले तो उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग पहुंचते हैं, लेकिन उस उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार पानी के जल जमाव हो जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां लोग इलाज कराने हॉस्पिटल में पहुंच तो रहे, लेकिन पानी के जल जमाव होने के कारण से बीमारियों का भी खतरा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जहां जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है और बरसात के कारण लगातार, चाहे हॉस्पिटल की बात कर ले, चाहे सड़कों की बात कर ले, चाहे खेतों की बात कर ले, लगातार जलमग्न हो रहा है, जिससे अब कहीं न कहीं लोगों का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही भारी बरसात के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वह इस समय उफान पर है। वहीं आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार जो बारिश पड़ रही है, उसके साथ साथ जो मैदानी या पहाड़ी इलाकों में बारिश पड़ रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी ने अलग कहर डाल रखा है, उसके साथ साथ काली नदी का भी अलग कहर जारी है। उसके साथ साथ जो हिंडन नदी है उसने भी अपना कहर जारी रख रखा है। हम बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, पहले भोप्पा क्षेत्र की, वहाँ पर जो सोनाली नदी है वहाँ पर भारी बरसात होने के कारण लगभग 12 गांवों का जनपद मुजफ्फरनगर से संपर्क टूट गया है। उसके साथ साथ जो 12 गांव हैं, 12 गांव की लगभग लाखों की आबादी जो घर से बेघर हुई है, उन्हें प्रशासन द्वारा 4 से 5 दिन पहले अलर्ट कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया था। वहीं उसी के साथ साथ जो सोलानी नदी है, सोलानी नदी के बाद आती है काली नदी। काली नदी के जो है जनपद मुजफ्फरनगर से होकर निकल रही है। वहाँ पर जो काली नदी के बराबर में जो बस्ती है, वहाँ पर भी जो मुजफ्फरनगर सदर एसडीएम है, उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कराकर वहाँ से जो पब्लिक है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। उसके साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील की बात करें तो यहाँ पर जो हिंडन नदी है, इसने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 10 वर्षों बाद इस बार पहले 2013 में ऐसी नदी का जल स्तर बढ़ा था। उसके साथ साथ अब 2023 में भी हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण साफ
जो आसपास के घर है वह भी बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। मैं अपने सहयोगी को दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो हिंडन नदी है अपना किस तरीके से विकराल रूप धारण कर रखा है। और जो पुल है, पुल से मात्र 2 या 3 फीट की ही कमी रह गई है जो ऊपर तक पहुंच जाएगा पानी। उसके साथ साथ मेरे सामने एक बस्ती भी है, मैं उस बस्ती पर दिखाना चाहूँगा। बस्ती देख सकते हो कि किस तरीके से जो हिंडन नदी है जलमग्न होकर पूरी तरह से डूबी हुई है। और उसके साथ साथ बिल्कुल इधर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर नदी वाला मंदिर है, उस पर भी पानी पूरी तरह से मंदिर के अंदर तक पहुँच गया है। और जो क्षेत्रीय बस्ती है पुलिस प्रशासन द्वारा 3 दिन पहले अलर्ट कर उसको हटवा दिया गया था। वहीं अब देखना ये होगा अगर मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर लगातार फिर दोबारा से बरसात होती है तो जो मैदानी क्षेत्र है उसका क्या असर होगा, क्या हाल होगा। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज़, मुजफ्फरनगर। मना अपना रुद्र रूप ले चुकी है और इस समय हम जो कि बाढ़ ग्रासित जो क्षेत्र है उस पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो कि लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लोग अभी भी लोग फंसे हुए हैं, तमाम लोग जो फंसे हुए हैं लोग अपने स्वयं के जो व्यवस्था है उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रासित क्षेत्र है काफ़ी समय से जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया था, लेकिन लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो आज जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। अभी भी लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार काम कर रही है और लोगों को निकालने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अभी भी जो तमाम लोगों को एनडीआरएफ की टीम है वो लेकर के आई है और तमाम लोग अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और उनके माध्यम से लगातार राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। ये वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जयसिंहपुरा खादर माना जाता है, जहाँ पर तमाम जो कि आबादी वाला क्षेत्र है, तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और ऐसे ही तमाम जो कि लोग हैं जो एनडीआरएफ की टीम है वो लेकर के आई है, उनको उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका कहना है, कब से आप फंसे हुए थे और क्या कहेंगे। काफ़ी दिन हो गए ये फंसे हुए थे, हर बार ही आ जावे पानी, तो एक आदमी बार ही नहीं आया, नहीं हर बार आ जावे, कमरे में पानी भर गया, जो निकले नहीं, हम निकलते नहीं। अभी बात करें तो कब से पानी पहुंचा था? पानी तो कल से पहुंच गया घर में। क्या लग रहा है अब लेट नहीं होगा निकलने के लिए? क्या लग रहा है? अब भैया निकलना तो पड़ेगा ही, क्या करें, लेकिन हमारा जो सामान है उसकी शासन हिफाजत करे, सब सामान हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो तमाम अभी भी ऐसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं घरों से चोरी होने का डर है और तमाम ऐसी समस्याएं उनको जूझना पड़ सकता है। हालांकि बिरला मंदिर पर एक सदर चौकी भी बनाई गई है राहत बचाव बाढ़ के लिए और तमाम जो कि लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मथुरा से प्राइम न्यूज़ के लिए मनोहर पटेल। अलीगढ़ में एक के बाद एक गोलीकांड की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। शहरी क्षेत्र हो या देहात क्षेत्र, किसी न किसी जगह पर गोलीकांड की घटनाएं अलीगढ़ से लगातार सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ माह पूर्व एक युवक पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग में युवक बाल बाल बचाता है, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी और कुछ लोगों को पुलिस ने जो है हिरासत में लेकर जेल भी भेजा था, जिसमें कई युवक जो है फरार चल रहे थे। लगातार युवक स्थानीय पुलिस और एसएसपी अलीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाता रहा। उसका कहना सीधे तौर पर यही था कि इससे मुझे जान का खतरा है, कभी मेरी हत्या हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीते देर शाम एक युवक जो है एक दुकान पर खड़ा हुआ था, वहीं 2 अज्ञात हमलावर आते हैं, आने के साथ साथ ही युवक पर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग में गोली जो है युवक की रीढ़ की हड्डी में जाकर लग जाती है। वहीं घटना से क्षेत्र में जो है हड़कंप मच जाता है। तत्काल युवक को जो है जैन मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाता है। घटना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जो है मौका मुआयना और जांच में जुट गई। वहीं आपको बता दें कि युवक का जो है मेडिकल में उपचार जारी है, उसकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। वहीं उसके परिजनों का माने हैं तो उनका सीधे तौर पर पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अगर कार्रवाई करती तो अब तक जो फरार अभियुक्त थे वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो गए होते और जेल की 4 दीवारी में बंद होते और हमारे व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। अब देखने वाली बात ये होगी कि अलीगढ़ में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं, तो अलीगढ़ पुलिस किस तरह और कैसे इन अपराधों पर अंकुश लगाती है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज़। गाजियाबाद में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड इलाके का है, जहां पर एक शॉप में बदमाश घुसते हैं और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं।
वैभव खंड में मनी एक्सचेंज शॉप में बदमाश दाखिल होते हैं, जहां पीड़ित का कहना है कि दुकान में पहले एक व्यक्ति आता है और उससे बातचीत करता है, तभी दूसरा शख्स दाखिल होता है, जिससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह उसी का साथी है। उसके कुछ देर बाद ही तीसरा व्यक्ति दुकान में दाखिल होता है और हथियार के बल पर दुकानदार को बंधक बनाया जाता है, जिसके बाद में उसके दोनों मोबाइल फ़ोन लिए जाते हैं और दुकान में रखे करीब 5 लाख रुपए कैश को बदमाश लूटकर फरार हो जाते हैं। किसी तरह व्यापारी अपने आप को रस्सियों से बंधे होने से बाद में आज़ाद करता है, जिसके बाद में 112 नंबर पर तो सूचना दी जाती है, जहां मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस को 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वैभव खंड में एक दुकान में लूट हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आज छानबीन में जुट गई। वहीं एसीपी इंद्रापुरम का कहना है कि पुलिस मौके का मुआयना को इससे कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पुलिस द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया है, जिससे जो कि पुलिस छानबीन में जुट गई हैं। वहीं मामले में एसीपी इंद्रपुरम द्वारा बताया गया कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज। सोनभद्र के ओबरा थाना अंतर्गत अभी 2 दिन पूर्व एक युवक को करीब 30 से 40 की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया था, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। जब पुलिस ने उसको तफ्तीश किया तो 2 दिन बाद उसमें 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला ओबरा थाना के गांधी मैदान में 2 दिन पूर्व गुटबाजी के चक्कर में जो 15 वर्ष से 25 वर्ष के लड़के थे, उन्होंने गुट बनाकर अपने ही गुट से अलग हुए एक युवक पर जानलेवा हमला किया और उसे लहूलुहान अवस्था में जब छोड़ के सड़क पर भाग गए तो स्थानीय लोगों द्वारा परियोजना चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया गया था और परिजनों के तहरीर पर 26 लोगों के प्रति FIR 307 सहित गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस दबिश देते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर ली और 11 लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि गैंग बनाकर वर्चस्व को बनाने के लिए जो टीनएजर हैं, 15 वर्ष से 25 वर्ष के जो नवयुवक हैं, ये टिक टाक और अन्य चीज़ों को बनाने को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और बाद में तू मैमे के आधार पर गुटबाजी करके चाकूबाजी के अंजाम तक पहुंच जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया था कि इसको चिन्हित करके ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शेष 11 लोगों को अभी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कवायद कर रही है। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। आफत बनी है और वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों ने पलायन किया है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला संभल के नूरी सराय मोहल्ले का है, जहां लगातार बरसात ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और वहीं लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। वहीं नूरी सराय मोहल्ले में जिस तरह से लोगों के लिए जो पानी है, बरसात का पानी परेशानी का सबब बन रहा था, तो वहीं लोग परेशान होकर पलायन कर रहे हैं और वहीं लगभग 100 लोगों ने पलायन किया है। तो पलायन के बाद संभल का जो प्रशासन जागा है और वहीं सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता, जिस तरह संभल में लगातार प्रशासन की अनदेखी थी, तो अनदेखी के चलते जिस तरह से लोगों के लिए परेशानी हो रही थी, लगातार बरसात हो रही थी, बरसात का जो पानी तो घरों में घुस रहा था, तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना और वहीं लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। तो उसके बाद प्रशासन जागा है और वहीं SDM सुनील कुमार मौके पर पहुंचे हैं, तो ये दावा कर रहे हैं कि उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी रहने की और वहीं पानी निकालने की भी हर संभव प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से जो लगातार बरसात हो रही है, तो संभल में जिस तरह से पानी पहुंचा है, तो संभल में गंगा में भी बाढ़ आई है। तो गंगा में बाढ़ आने से लगभग करीबन 42 जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। लगातार हर साल बरसात बाढ़ आती है तो वो चपेट में आते हैं गंगा तराई के क्षेत्र के जो गांव बताए जा रहे हैं। तो कई गांवों में पानी पहुंच चुका था, इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासन ने गोताखोर NDRF टीम और तमीम बाढ़ से निपटने के लिए 16
चौकियां गाँव में बनाई गई हैं। वहीं हम संभल की बात करें, संभल के जैसे नूरसराय मोहल्ले में जिस तरह से पानी घरों में घुसा है तो लोगों के लिए परेशानी हुई है, और परेशानी को लेकर संभल का जो प्रशासन जागा है, पहले अनदेखी चल रही थी, अनदेखी के चलते कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जो यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की और विकास नहीं किया, तो उसको लेकर जो आज लोगों के लिए समस्या हुई और समस्या से लोगों ने पलायन किया। संवाददाता संतोष यादव, प्राइम न्यूज़।